अगर फाइट बियर्ड मरीनफोर्ड युद्ध के दौरान बूढ़े, बीमार और कमजोर नहीं होते, बल्कि अपनी जवानी में इसको बचाने आते, कहानी का क्या होता? क्या वन पीस के साथ सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक के पूरी शक्ति पर होने के साथ बदल जाता? मोबी डिक, कुख्यात व्हाइट बियर्ड समुद्री डाकू जहाज ग्रैंड लाइन के माध्यम से यात्रा कर रहा था, लेकिन क्रू सदस्य सबसे खुश मिजाज में नहीं थे। माहौल में स्पष्ट तनाव था जब एस की गिरफ्तारी की खबर पहुंची। व्हाइट बियर्ड की कान मार्को, जोजू और विस्टा कमांडरों में शामिल थे, जो व्हाइट बियर्ड द्वारा योजना बनाई जा रही थी। वे निश्चित रूप से एस को बचाने जा रहे थे, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। लेकिन शायद सिर्फ बलपूर्वक रास्ता बनाना समझदारी नहीं होगी। मरीन मुख्यालय। व्हाइट बियर्ड ने दशकों तक मरीन का सामना किया था, लेकिन कभी दांव इतने गंभीर नहीं लगे थे। अगर उन्हें मरीन फोर्ट पर हमला करना होता तो उन्हें हर संभव फायदा चाहिए था। व्हाइट बियर्ड ने उस कुर्सी के हत्थे पर जोरदार प्रहार किया जिस पर वह बैठा था। काश वह जवान होता, काश उसे इस घातक बीमारी से जूझना नहीं पड़ता। फिर अचानक व्हाइट बियर्ड के दिमाग में कुछ चमका। उसने वर्स्ट जनरेशन के एक खास समुद्री डाकू ज्वेलरी बॉनी के बारे में सुना था। उसके पास एक डेविल फ्रूट था जो दूसरों की उम्र को बदल सकता था। क्या यह वही हो सकता है जो वह खोज रहा था? बिना किसी हिचकिचाहट के व्हाइट बियर्ड ने आदेश दिया। हमेशा वफादार मार्को आकाश में उड़ गया। उसके नीले नीले ज्वालाओं ने एक बादलों के खिलाफ एक चमकती लकीर के रूप में जब वह सबाउरी द्वीप समूह की तरफ तेजी से बढ़ा। द्वीप पर अव्यवस्था फैली हुई थी। टूटे हुए भवनों से धुआं उड़ रहा था। हाल ही के नौसैनिक हमले के अवशेष अभी भी हवा में ताजा थे। गिरी हुई स्ट्रॉ हैट क्रू की गूंजें क्षतिग्रस्त सड़कों में गूंज रही थीं और तनाव ने नागरिकों को जकड़ लिया था। स्वर्गीय ड्रैगन क्रोधित हो गए थे और उनके आदेशों की पुकार ने नौसैनिकों की पकड़ द्वीप पर और मजबूत कर दी थी। गश्त काले साए की तरह चल रही थी, टूटे हुए परिदृश्य में किसी भी बचे हुए विद्रोही की तलाश कर रही थी। मार्को विनाश के बीच से निकल रहा था। उसकी तेज नजरें अपने लक्ष्य की खोज में थीं। उनके सूत्रों ने उन्हें मुख्य रास्तों से दूर एक सुनसान बार तक पहुंचाया था। इसका सिक्सर, लकड़ी का फ्रेम जो घिसा और पुराना था, अव्यवस्था के बीच बिना छुआ खड़ा था। अंदर लालटेन की मध्यम रोशनी दागदार दीवारों पर झिलमिला रही थी। हवा में बियर और मांस की गंध बसी हुई थी। वहां एक कोने की मेज पर बैठी ज्वेलरी बोनी ने उदासीनता के भाव के साथ आराम किया। उसकी प्लेट अभी आधी भरी थी, लेकिन जल्दी ही खाली हो रही थी क्योंकि वह खा रही थी। उसने अचानक मार्को को देखा और उसे एहसास हुआ कि यह नहीं था, एक साधारण समुद्री डाकू नहीं था। मार्को बोनी के पास गया और वह जल्दी से भागने की कोशिश कर रही। मार्को ने पीछा किया और जल्दी उसे पकड़ लिया। जब मार्को ने अपना परिचय दिया तो वह उसे भगाने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही उसने व्हाइट बियर्ड का जिक्र किया, बोनी के माथे पर पसीना आ गया। समुद्रों का एक सम्राट क्यों था? उसे खोज रहे हो? यह नाम एक ऐसी प्रतिष्ठा रखता था जिसे नए दौर के सबसे लापरवाह लोग भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। दुर्भाग्यवश दोनों ने काफी हड़कंप मच गया और मरीन यह देखने के लिए अंदर आ रहे थे कि क्या हो रहा है। बिना कोई और स्पष्टीकरण दिए मार्को ने बॉनी को पकड़ा और उसके साथ उड़ गया, बावजूद इसके कि वह विरोध करती रही। रास्ते में मार्को ने समझाया कि व्हाइट बियर्ड उससे मिलना चाहता था और उसे यकीन दिलाया कि उनका उसके प्रति कोई द्वेष नहीं था, बल्कि उन्हें कुछ मदद की जरूरत थी। बॉनी ने एस की स्थिति के बारे में सीखा और कि समुद्री डाकू कुछ अलग योजना बना रहे थे। उसने सोचा कि क्या उसे इससे कुछ फायदा हो सकता है। मार्को जल्द ही मोबी डिक पर पहुंचा और बॉनी के साथ उतरा, जो अंदर से डरी हुई थी। फिर उसने ऊपर देखा और सम्राट स्वयं को देखा। व्हाइट बियर्ड वहां बैठा था, जिसमें दवाइयां लगी हुई थी, और वह उसकी नजरों से मिला। व्हाइट बियर्ड का डराना बिल्कुल भी कम नहीं था। शायद वह सबसे डरावने व्यक्ति थे जिन्हें उसने अपनी जिंदगी में देखा था, और उसने साबिकी में एक एडमिरल को लड़ते हुए देखा था। वह व्हाइट बियर्ड की अभिव्यक्ति को पढ़ नहीं पाई, लेकिन उसने अपनी सांस रोक ली जब तक कि उसने कुछ नहीं कहा। व्हाइट बियर्ड ने बोनी से शांत होने को कहा, इससे पहले कि वह उठकर उसकी ओर गया। उसने देखा कि वह सिर्फ एक बच्ची है, इसलिए वह उसके सामने अपनी टांगें मोड़कर बैठ गया ताकि वह देखे। कम डरावना। फिर उन्होंने बोनी से पूछा कि क्या वह उसकी शैतानी फल की क्षमताओं की सीमा समझ सकती है। बोनी घबराई हुई थी, लेकिन उसने उन्हें बताया कि वह उम्र को नियंत्रित कर सकती है, किसी व्यक्ति के शारीरिक रूप को उलटना या तेज करना, लेकिन प्रभाव अस्थायी था। जैसे ही वह सीमा से बाहर होती, समय अपनी मूल स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता। व्हाइट बियर्ड ने ध्यान से उसकी बात सुनी और इस पर आगे बढ़ने का सर्वोत्तम तरीका सोचने लगे। वह मरीन फोर्ट में लड़ाई के लिए आवश्यक शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए उनकी एकमात्र उम्मीद थी, लेकिन अगर शक्ति केवल कुछ मिनटों तक ही रहती तो उसे किसी भी लाभ को बनाए रखने के लिए हमेशा उनके पास रहना पड़ता। जब व्हाइट बियर्ड ने अपनी सोच को एकत्र किया तो वहां मौन था। उसके विचार। बोन ने स्वयं अपनी उंगलियों से खेल रही थी, घबराई हुई और अपने आप को कोस रही थी कि उसने अपने आप को किस मुसीबत में डाल दिया है। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को एक युद्ध में डालने जा रही थी और उसे ना कहने का कोई तरीका नहीं था। वह एक योंको का विरोध नहीं कर सकती थी। व्हाइट बियर्ड ने अपनी बोतल से एक घूंट लिया और उस एक पल के लिए तनाव था। बॉनी ने व्हाइट बियर्ड को ऊपर से नीचे तक देखा और एक मापी हुई सांस के साथ उसने अपनी शर्तें सामने रखी। उसने कहा कि अगर व्हाइट बियर्ड भविष्य में उसकी मदद करने के लिए तैयार है तो वह उसकी लड़ाई में अपनी शक्ति देगी और उसे सुरक्षित रखना होगा। वह कम से कम इससे कुछ लाभ लेने की कोशिश कर सकती है। शब्द नमकीन हवा में तैर गए और बॉनी तुरंत ही घबरा गई, इसलिए उसने कृपया। व्हाइट बियर्ड ने एक पल उसे देखा और फिर जोर से हंसा। उसने कहा कि अगर वो अपनी ताकत वापस पा ले तो कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समझौता तय हो जाने के बाद युद्ध की तैयारी नई तात्कालिकता के साथ फिर से शुरू हो गई। चालक दल ने अपने हथियार तेज करने, अपनी बख्तरबंद सुरक्षा करने और अपने जहाज को युद्ध के लिए तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। युद्ध करीब आ रहा था और इसके साथ ही मरीन फोर्ट की अंतिम मार्च शुरू हो गई थी। आखिरकार रेकनिंग का दिन आ गया था और पूरा बेड़ा इकट्ठा हो गया था। मरीन फोर्ट को नौसैनिकों द्वारा सुरक्षित किया गया था और यह नौसैनिकों से भरा हुआ था, लेकिन समुद्री लुटेरों ने अपनी राह बनाई जो वे भी उम्मीद नहीं करते थे। पानी के नीचे 3 जहाज खाड़ी में सीधे घुस गए। जैसे ही व्हाइट बियर्ड का बेड़ा पहुंचा, नौसैनिक कसे हुए और तैयार खड़े थे। वे युद्ध की उम्मीद कर रहे थे। मोबी डिक के डेक पर सभी व्हाइट बियर्ड के कमांडर इकट्ठा हुए, इससे पहले कि व्हाइट बियर्ड मंच पर कदम रखता। और जब इस दंतकथा ने पहला कदम आगे बढ़ाया, दुनिया मानो रुक गई। वह वृद्ध युद्ध से थका योद्धा नहीं था जिसे दुनिया जानती थी। समय का भारी असर गायब हो गया था और उसके स्थान पर अतीत का महान राक्षस अपने चरम पर व्हाइट बियर्ड सामने था। उसकी मांसपेशियां अब घनी और अविचलित शक्ति से तराशी हुई थी। उसके कोट के नीचे मांसपेशियां हिल उठी। उसका कद ऊंचा और अडिग था और उसके सुनहरे बाल कंधों तक झूल रहे थे।
वो उस शक्ति के प्रमाण स्वरूप खड़ा था जो कभी स्वयं समुद्री डाकू राजा की टक्कर। तेज उसकी युवा विशेषताओं में वही आग जल रही थी जिसने दशकों पहले दुनिया को भयभीत कर दिया था। बॉनी व्हाइट बियर्ड के विशाल कंधे पर सुरक्षित थी। वो बिल्कुल छोटी लग रही थी, जैसे उसने खुद को छोटा कर लिया हो। बूढ़ी दादी। विशेष रूप से बनाई गई सीट को व्हाइट बियर्ड की केप पर लगाया गया था और यह सुनिश्चित किया गया कि बोनी व्हाइट बियर्ड के जितना करीब हो सके उतना करीब हो, जबकि वो उसकी हॉकी से ढकी हो। उसका दिल इस सब तनाव से फट सकता था और वह खुद को अदृश्य बनाने की कोशिश कर रही थी जितना संभव था। इस बीच फांसी मंच पर गार्ड की उंगलियां मुट्ठी में कस गईं। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका और उसका सिर अतीत की यादों से भर गया। सामने खड़ा व्हाइट बियर्ड वो नहीं था जिसकी उन्होंने योजना बनाई थी। यह व्हाइट बियर्ड वही था जिसने अपनी पूरी क्रू का स्वामी, वह आदमी जिसकी ताकत में गोल्डी रोजर के समान प्रतिद्वंद्वी था। उसे दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कहा जाता था। उनके हिंसक संघर्षों की यादें उसके दिमाग में घूमने लगी। उनकी लड़ाइयों की सदमे की लहरें, उनके पैरों के नीचे जमीन का फटना, उनके हॉकी के भार से खुद आकाश का कांपना। उसका जबड़ा कस गया। उसके बगल में सेनगोकू का आमतौर पर संयमित स्वभाव टूट गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जो उसका था, गवाह बनना उसके ऊपर ज्वार की लहर की तरह आ पड़ा। उसने व्हाइट बियर्ड का कई बार सामना किया था क्योंकि वे एक ही पीढ़ी के थे और वे एक ही समय में बड़े भी हुए थे। व्हाइट बियर्ड एक खतरा होता, भले ही वह बूढ़ा हो गया हो और उसका शरीर उसे नाकाम कर रहा हो, लेकिन यह कुछ पूरी तरह से अलग था। फिर सेनगोकू ने व्हाइट बियर्ड के कंधे पर उभार पर नजर डाली। उसे अचानक एहसास हुआ कि यह उस छोटी सी महिला की एक क्षमता थी और जब तक वह बनी रहती, व्हाइट बियर्ड अजय रहेगा। दंत कथा की शक्ति। 3 एडमिरल सकाजुकी, किजारू और कूजन ने अपनी जगह से देखा। वे जानते थे कि यह पहली बार में आसान लड़ाई नहीं होने वाली थी जगह पर, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं की थी कि व्हाइट बियर्ड इस तरह दिखेंगे मानो वह उनसे भी छोटे हों। उन्होंने महसूस किया कि हालात और खराब हो गए हैं, लेकिन वे कभी नहीं समझ सकते थे कि यह व्यक्ति अपनी जवानी में कितना ताकतवर था। लेकिन वे बहुत जल्दी सीखने वाले थे। व्हाइट बियर्ड ने अपने मुक्कों से अपने चारों ओर की हवा को तोड़ दिया और यह चटक गई। एक बहरा कर देने वाली युद्ध भूमि पर एक झटका फैला जब व्हाइट बियर्ड से एक अकल्पनीय शक्ति बाहर की ओर फट गई। पानी उठने लगे। एक वास्तविक सुनामी मरीन फोर्ट से ऊपर उठ गई। पूरा द्वीप कांप उठा जब विजेता की हॉकी की एक विशाल लहर आई। मरीन फोर्ट युद्ध क्षेत्र पर एक रोके न जा सकने वाली सुनामी की तरह उमड़ रहा था। सैकड़ों मरीन गिरे। उनके शरीर जमीन पर गिरने से पहले वे समझ भी नहीं पाए कि क्या हुआ था। बंदरगाह में मौजूद जहाजों तक ने कराहना शुरू कर दिया, मानो समुद्र स्वयं उसकी इच्छा शक्ति के आगे झुक गया हो। आकाश काला हो गया, हवा भारी हो गई और वर्षों बाद पहली बार सच्चा डर उन लोगों के दिलों में बैठ गया जो सोचते थे कि व्हाइट बियर्ड का युग खत्म हो चुका है, युद्ध शुरू हो चुका था और दुनिया जल्द ही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के लौटने का गवाह बनेंगे। और फिर लड़ाई आधिकारिक रूप से शुरू हुई, जो कि व्हाइट के लिए एक बड़ा लाभ था। दाढ़ी। मरीन फोर्ट मरीन का मुख्यालय था, एक किला जो सबसे बड़े खतरों का सामना करने के लिए बनाया गया था, लेकिन वह अचानक और अधिक खिलौने जैसा लगने लगा। जमीन फट गई जब व्हाइट बियर के विशाल जूते किनारे पर उतरे। उनके चारों ओर की हवा उनकी उपस्थिति के कच्चे दबाव से भारी थी। उनके विजेता की हाकी के कंपन अभी भी मारिन्स को मजबूर कर दिया। यहां तक कि अनुभवी लोग भी खुद को संभाल रहे थे इस जबरदस्त ताकत के खिलाफ। व्हाइट बियर्ड मुस्कुराया और अपने बिसेंटो को पकड़े हुए आगे बढ़ा। उसने जल्दी से उसके और पहली कतार के बीच की दूरी कम कर दी। मरीन्स। उनकी प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, इससे पहले कि उसने एक व्यापक कट किया जिससे सब लोग उड़ गए जैसे वे बच्चे हों। उसके ब्लेड के झटके से जमीन टूट गई और उसके हरकतों की तरंगें ढांचों और सिपाहियों को चीरती गईं। मार्को आकाश में व्हाइट बियर्ड के साथ उड़ा, मरीन्स को देखते हुए जब वे आगे बढ़ रहे थे। सेनगोकू ऊंचा खड़ा। फांसी के मंच पर खड़े सेनगोकू ने जोर से चिल्लाकर अपने सैनिकों को आदेश दिया। उसने कहा कि उन्हें सबसे पहले बोनी को निशाना बनाना होगा। मरीन ने तुरंत अपने युद्ध कौशल में बदलाव किया। बंदूक और तोप के गोले व्हाइट बियर्ड के समुद्री लुटेरों से हटकर व्हाइट बियर्ड के कंधे पर बैठी छोटी नकाबपोश आकृति पर केंद्रित हो गए। प्राथमिकता में अचानक हुए बदलाव को नजरअंदाज नहीं किया गया। मार्को की आंखों में समझ की एक झलक चमक उठी जैसे ही वो आगे बढ़ा। स्वभावतः व्हाइट बियर्ड के ऊपर उड़ते हुए आने वाले हमलों की पहली बौछार को फेनिक्स की लपटों के विस्फोट से रोक दिया। व्हाइट बियर्ड बिना डगमगाए अपनी बिसेंटो को नीचे की ओर झटका। उनके प्रहार की विशाल ताकत ने युद्ध क्षेत्र में एक भूकंपीय लहर को गर्जन किया। उसके नीचे की धरती मरीन फोर्ट फटकर खुल गया। पूरे मरीन दस्तों को एक विनाशकारी दरार में समा लिया। समुद्र ने भी उसकी ताकत का जवाब दिया। विशाल लहरें बंदरगाह पर जोरदार तरीके से टकराईं, जैसे प्रकृति स्वयं उसकी शक्ति के आगे झुक गई हो। फिर व्हाइट बियर्ड कुछ आते हुए महसूस कर रहे थे। उसकी ओर एक तीव्र कटाव के साथ स्टील की चमक दिखाई दी। यह संपीड़ित हवा की एक घातक और परिष्कृत तलवार थी जो सर्जरी की सटीकता के साथ युद्ध क्षेत्र को चीरती हुई व्हाइट बियर्ड के सीने की ओर लक्षित थी। इस हमले में कोई चेतावनी नहीं थी, कोई तैयारी नहीं थी। यह स्पष्ट था कि कौन व्हाइट बियर्ड को निशाना बना रहा था, कोई और नहीं बल्कि सबसे खतरनाक तलवारबाज। दुनिया में कोई भी इस तरह की शक्ति का उपयोग इतनी आसानी से नहीं कर सकता था। व्हाइट बियर्ड की प्रवृत्ति प्रभावित हुई। उनके हाथों में अपने बेसेंटो की पकड़ मजबूत हो गई जब उन्होंने अपने शरीर को थोड़ा घुमाया, एक ही सहज गति में हथियार को ऊपर उठाते हुए, जैसे ही वह प्रहार का मुकाबला कर रहे थे। आघात से उत्पन्न प्रभाव ने युद्ध क्षेत्र में तरंगे भेज दी, क्योंकि मिहॉक का हमला व्हाइट सिर्फ दाढ़ी की अपार ताकत। व्हाइट बियर्ड के होंठ के कोने पर एक मुस्कान आई। अपनी मुद्रा में बदलाव के साथ उन्होंने फिर से अपने बेसेंटो को घुमाया, इस बार अपनी खुद की एक तगड़ी ऊर्जा का हमला जारी किया। एक भयंकर आक्रमण ने भूकंपीय ऊर्जा को काटा। हवा में गूंजती हुई मिहॉक की ओर एक अजय तूफान की तरह गर्जी। इसने नौसैनिकों को उड़ाते हुए मिहॉक ने तेजी से अपनी तलवार उठाई। उसने योरू को घुमाया और सीधे व्हाइट बियर्ड के हमले से टकराया। टकराव ने एक विस्फोटक बल उत्पन्न किया। उनके ऊपर का आकाश 2 भागों में बंट गया, क्योंकि दोनों हमले टकराए। धूल और मलबा हवा में घुमाव था, जैसे कि मिहॉक ने अपनी स्थिति बनाए रखी। बल को अवशोषित करते हुए अपनी तलवार को थोड़ा नीचे किया। उसका चेहरा शांत बना रहा, लेकिन संदेश स्पष्ट था। यह लड़ाई लड़ने योग्य नहीं थी। मिहॉक ने एक कदम पीछे हटाया और अनावश्यक संघर्ष से पीछे हट गया।
व्हाइट बियर्ड ने फिर से युद्ध की ओर ध्यान दिया, क्योंकि उसके पास समय बर्बाद करने के लिए नहीं था। वह नहीं चाहता था कि उस फांसी के मंच पर एक पल भी ज्यादा बिताए। मरीन लगातार बोनी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दल उनके लिए आसान। व्हाइट बियर्ड ने हर उस कोशिश की अनदेखी की जो पहले से ही कमांडरों में से एक द्वारा संभाली जा चुकी थी। जोजू का हीरे जैसा कठोर शरीर सबसे खतरनाक तलवारबाजों की काट को रोकने के लिए काफी था, इसीलिए वह किसी भी आवारा हमले को अपने पास से गुजरने देने वाला नहीं था। उसने अपने शरीर से तोप के गोलों को रोका और नौसैनिकों के फायरिंग के प्रयासों को रोकने के लिए बड़े पत्थर फेंके। विस्टा खुद एक जबरदस्त योद्धा थे, क्योंकि उन्होंने अधिकांश विरोधियों को काट कर रख दिया। मिहॉक पहले ही पीछे हट चुके थे, इसीलिए वास्तव में कोई अन्य तलवारबाज ऐसा नहीं था जो उनके साथ मुकाबला कर सके। व्हाइट बियर्ड के दल के प्रत्येक सदस्य ने उन पुरुषों की क्रोध के साथ लड़ाई लड़ी जिनके पास सब कुछ खोने और उससे भी अधिक पाने के लिए था। लेकिन व्हाइट बियर्ड खुद वह इससे ज्यादा भयंकर नहीं हो सकता था। उसने सचमुच मरीन को दिखा दिया कि क्यों उसे आज तक दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था। वो एक बड़ा ताकतवर साबित होता, भले ही उम्र कम करने वाली प्रक्रिया के बिना, लेकिन अपनी प्रारंभिक अवस्था में वह किसी भी मरीन को जो उसकी राह में आने की कोशिश करता पूर्ण रूप से चित कर देता था। बिना गुरा नोमी का उपयोग किए भी उसकी उपस्थिति एक भूकंप की तरह थी। युद्ध का मैदान व्हाइट बियर्ड की कच्ची शक्ति के भार से कांप रहा था, और फिर अचानक ऐसा लगा जैसे आकाश फट गया हो। यहां तक कि व्हाइट बियर्ड ने भी ऊपर देखा, क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ जैसे आसमान से पकड़े गए समुद्री डाकू गिर रहे थे। यह कोई और नहीं बल्कि लूफी और उसके अस्थायी अपराधियों का दल था। एस का मुंह खुला रह गया जब उसने अपने मूर्ख छोटे भाई को युद्ध के मैदान में गिरते देखा, और फिर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लूफी सबसे अधिक खुद को बचाने के लिए वह इस वक्त सबसे खतरनाक जगह पर था। एक रबड़ की तरह खिंचाव के साथ लूफी ने खुद को आगे की ओर फेंका, युद्ध के बीच में आकर उतरा। उसका आगमन विध्वंसकारी था। मरीन चौकन्ने हो गए जब उसने तुरंत उनके पंक्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। मुट्ठी और पैर बेलगाम अंदाज में चल रहे थे। उसके पीछे उसके कर्मठ साथी कैदी जो अभी अभी भागे थे, युद्ध भूमि में धावा बोला। उनकी उपस्थिति पहले से ही अराजक युद्ध को और अव्यवस्थित कर दिया। फांसी मंच के ऊपर से गार्ड ने अपने पोते पर नजरें गड़ा दी और अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे इसे शीघ्र समाप्त करना था। पुराने मरीन ने फांसी मंच से छलांग लगाई और व्हाइट बियर्ड की तरफ बढ़ा। सेंगोकू ने भी कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह गार्ड के साथ व्हाइट बियर्ड की ओर दौड़ पड़े। दो दिग्गज एक पुराने प्रतिद्वंदी का सामना करने जा रहे थे। गार्ड ने अपना हॉकी इकट्ठा किया, जबकि सेंगोकू ने अपने गोल्डन में विस्तार करना शुरू किया। बुद्ध रूपांतरण। उसे विशाल काया से शक्ति का उत्सर्जन हो रहा था, जैसे वह आने वाली स्थिति के लिए तैयार हो रहा था। व्हाइट बियर्ड पहले ही बड़ी संख्या में मरीन सैनिकों को पछाड़ चुका था, और वे उसे एक क्षण के लिए भी रोक नहीं पाए। उसके पीछे विनाश असीमित था। संपूर्ण पलटनों की मरीन पहले ही घटकर मलबे के नीचे विशाल अपनी शक्ति के भार के साथ अब वह लगभग फांसी मंच तक पहुंचने ही वाला था। गार्ड जानता था कि व्हाइट बियर्ड से लड़ना मतलब अपने गोद लिए पोते के बचाव में विलंब करना, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। नौसेना के प्रति उसकी निष्ठा वही सब कुछ थी जो वह जानता था, लेकिन उसका दिल उसके निर्णय के साथ नहीं था। इसके बावजूद गार्ड ने एक कदम आगे बढ़ाया और हवा उसके मुक्कों के आसपास फटने लगी। व्हाइट बियर्ड ने अपने बिसेंटो को तैयार किया। उसके बाद उसने अपने पुराने दुश्मन को अपने सामने देखा। उसने ऐसे चिल्लाते हुए कहा कि उसे केवल थोड़ी देर इंतजार करना होगा, क्योंकि उसने अपने बिसेंटो को हाकी से चार्ज किया। गार्ड का गैलेक्सी इंपैक्ट व्हाइट बियर्ड के एडवांस्ड कैंकवेरस हाकी से टकराया, और यह टक्कर बेहद जबरदस्त थी। सदमे की लहर ने ही फांसी मंच को तोड़ दिया, साथ ही उनके चारों ओर की जमीन को भी। गार्ड अब तेजी से पीछे हट गया जब सेनगोकू ने खुद को बदल लिया। उसकी भव्य सुनहरी हथेली उतरने लगी, जैसे कि एक मंगल पर श्वेत दाढ़ी की ओर बढ़ा, लेकिन आदमी ने केवल उसने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। इस समय बोनी व्हाइट बियर्ड के कंधे से भाग चुकी थी और उसकी गर्दन के पीछे मजबूती से चिपकी हुई थी। यह अच्छी बात थी कि व्हाइट बियर्ड का हाकी उसे धमाकों से बचा रहा था, क्योंकि कोई आम व्यक्ति तो कुचल गया होता। लेकिन गार्ड ने इंतजार नहीं किया। उसने अवसर का फायदा उठाया और हाकी से लिपटी अपनी मुट्ठी के साथ आगे बढ़ा। व्हाइट बियर्ड ने यह देखा और सेनगोकू का हाथ ऊपर धकेल दिया, इससे पहले कि अपने बिसेंटो को घुमाते हुए, जो गुरा नोमी से सशक्त था, हमले का सीधा सामना किया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यहां तक कि व्हाइट बियर्ड भी लड़खड़ा गया। इस लड़ाई में पहली बार उसने गार्ड की ताकत का भारीपन महसूस किया। उस एकमात्र घूंसे के पीछे की भयानक शक्ति ने उसके शरीर में एक कंपन भेज दिया। टकराव की आवाज मरीन फोर्ड में तोप के धमाके की तरह गूंजी और आसपास के लड़ाकों को सिर्फ सदमे की लहर से ही गिरा दिया। लेकिन व्हाइट बियर्ड हंस पड़ा और गार्ड की तारीफ की कि उसके पास अब भी उसके युवा अवस्था की कुछ ताकत है। यह पर्याप्त नहीं होगा। एक जोरदार गर्जना के साथ उसने अपनी बिसेंटो को जमीन में धंसाया और भूकंप शक्ति वाला जवाबी हमला किया। पूरा वातावरण टूट गया। एक विशाल सभी दिशाओं में झटके की तरंग फैल रही थी। गार्ड और सेनगोकू ने खुद को तैयार किया। उनकी संयुक्त ताकत से वे बस पीछे धकेलने से बच सके। इस बीच अराजकता के बीच लूफी ने किसी तरह इस तक पहुंच बनाई जब उसे फांसी के मंच के ढहने के कारण उड़ाया गया। उसने पकड़ लिया जो कुछ दिख रहा था, जैसे एक मिस्टर 3 से चाबी लेकर उसने ऐस की कलाइयों की हथकड़ियां खोल दी। युद्ध की धारा एक बार फिर बदल गई थी। सी स्टोन कफ से उतर जाने के बाद ऐस आखिरकार आजाद हो गया। उसके माध्यम से एक ऊर्जा का उबाल आया और उसकी आग जीवंत हो उठा जब वह लफी के पास उतरा। उसने अपने भाई को जोर से गले लगाया और उसके बाद उसके सिर पर जोर से मुक्का मारा, क्योंकि वह कुछ इतना खतरनाक कर बैठा था। लेकिन जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि ऐस ने लफी को व्हाइट बियर्ड, गार्ड और सेंगोकू के बीच चल रही लड़ाई से आने वाली एक अन्य झटके से बचाया। व्हाइट बियर्ड उत्साह से हंसते हुए उन्हें ले जाने के लिए चिल्लाया। वह वर्षों से ऐसी लड़ाई का इंतजार कर रहा था और अब सेंगोकू और गार्ड के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति में खड़े होकर वह हर क्षण का आनंद ले रहा था। लेकिन सकाजुकी की ऐस के लिए दूसरी योजनाएं थी। मौत के पिघले हुए भूत की तरह एडमिरल आगे बढ़ा। लावा उसके मुट्ठियों से निकल रही थी। समुद्री डाकुओं के प्रति उसकी जलती हुई नफरत हर कदम में ताकत भर रही थी। उसका हाथ जहां उसने ऐस की तरफ बढ़ते हुए एक विशाल नर की मुट्ठी का रूप ले लिया। ऐस समय से मुश्किल से बच पाया, जबकि मैग्मा ने उसकी बांह को जला दिया। यह देखकर उसे झटका लगा कि मैग्मा उसे नुकसान पहुंचा रहा था, यहां तक कि उसके लोगिया रूप में भी। सकाजुकी का समय गंवाने का कोई इरादा नहीं था।
ये देखकर ये एस भाग सकता है, उसने लूफी को निशाना बनाया, उनकी गर्दन का दर्द पैदा करने वाले दो लड़कों में से एक को पकड़ने की उम्मीद में। एस ने ये देखा और आगे छलांग लगाई, लेकिन व्हाइट बियर्ड और भी तेज था। अपनी लड़ाई से अलग होते हुए वह अकल्पनीय गति के साथ सकाजुकी की ओर दौड़ा। उसके बेरहम हमले से जमीन टूट गई और इससे पहले कि एडमिरल की पिघली हुई मुट्ठी दोनों भाइयों में से किसी को छू पाती, व्हाइट बियर्ड की मुट्ठी साकाजुकी के चेहरे पर वार किया। व्हाइट बियर्ड ने अपने प्रहार को ऐसे आकार दिया कि साकाजुकी को हवा में उड़ाने की जगह जमीन में धकेला जाए। पूरे युद्ध क्षेत्र में व्हाइट बियर्ड के भूकंप शक्ति वाले पंच के कारण कंपन हुआ। एक विनाशकारी ताकत साकाजुकी की खोपड़ी में धंसी और एक पल में उसका शरीर उसके नीचे की धरती में धंस गया। उसके चारों ओर की मैग्मा भाप की तरह बिखर गई। फिर आया दूसरा मौका। व्हाइट बियर्ड ने अपने बाइसेंटो को ऊंचा उठाकर दोनों हाथों से पकड़े उसने एक जोरदार झटके से उसे साकाजुकी पर दे मारा। इस प्रहार से पूरा द्वीप टूट गया। एक विशाल दरार मरीन फोर्ड के माध्यम से फट गई, साकाजुकी को विनाश की खाई में समाहित कर दिया। इमारतें ढह गईं, मरीन फोर्ड की नींव खुद टूट गई और समुद्र ने भी गरज के साथ प्रतिक्रिया दी जब सुनामी की लहरें टकराईं। मार्को, विस्टा, जोजू और उनके बाकी कमांडर्स तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने होश में बने हुए मरीन को चीरते हुए एस और लूफी के लिए भागने का रास्ता बनाया। लूफी एक क्षण के लिए हिचकिचाया, लेकिन एस ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि उन्हें अभी निकलना होगा। व्हाइट बियर्ड ने आखिरी बार अपने दुश्मनों की ओर मुड़कर देखा। गार्प और सेंगोकू उसकी ओर दौड़ रहे थे और इस बार कुजान और किजारू भी शामिल हो गए। उसने अपनी उंगलियों को चटकाया जब वो उनके सामने खड़ा हुआ। सबसे पहले कुजान ने वार किया। हाथों से विशाल तूफान फूट पड़ा जो तुरंत ही सब कुछ जमाने लगा। व्हाइट बियर्ड का पूरा बायां हिस्सा जमने लगा। बर्फ उसके पैर से ऊपर चढ़कर उसकी छाती को मोटे क्रिस्टल जैसी बर्फ से ढक रही थी, लेकिन व्हाइट बियर्ड ने झपकी तक नहीं ली। अपने मांसपेशियों के एकमात्र खिंचाव में बर्फ टूट गई। इससे पहले कि कूजन प्रतिक्रिया कर पाता, व्हाइट बियर्ड एडमिरल की समझ से तेज गति से आगे बढ़ा। उसका विशाल हथेली ने कूजन के चेहरे को ढंक लिया और एक उग्र झटके के साथ उसने एडमिरल को जमीन पर ऐसे पटका कि मैरिनफोर्ड में झटका फैल गया। द्वीप इससे ज्यादा सहन नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका आधा हिस्सा पहले ही समुद्र में डूब चुका था, लेकिन व्हाइट बियर्ड ने कुजान को एक ही बार में बाहर कर दिया था। किजारू एक क्षण बाद अस्तित्व में आ गए। उनका शरीर अछूती प्रकाश के साथ चमक रहा था। लेजर बीम की बौछार बरसने लगे, प्रत्येक अग्निमय सुनहरे भाले की तरह जो सबसे मजबूत दुश्मनों को भी भेदने के लिए थे। व्हाइट बियर्ड ने अपना बिजंटो उठाया और एक झटके से एक आघात लहर छोड़ी जिसने हवा को ही विकृत कर दिया। किरणें हवा में मुड़ गईं, उससे दूर हो गईं और बेकार में मरीन फोर्ड के खंडहर में विस्फोट हो गई। किजारू की आंखें चौड़ी भी नहीं हुई थीं कि व्हाइट बियर्ड गायब हो गया। वह एडमिरल के सामने प्रकट हुआ। अपने बिसेंटो को दोनों हाथों से पकड़कर एक विशाल झटके में उसने किजारू को युद्ध के मैदान में उल्कापिंड की तरह फेंक दिया। एडमिरल का सोने का शरीर आकाश में घूमता हुआ मरीन मुख्यालय के विशाल किले से टकराया। दो एडमिरल्स गिर चुके थे, लेकिन जैसे ही व्हाइट बियर्ड ने तिसाई चुमसाब बियर्ड ने गाप की ओर मुड़कर कहा, सेंगोकू, अंधेरा उसके पैरों को घेरने लगा। उसका शरीर अचानक विलोम होने लगा क्योंकि बॉनी की उम्र बढ़ाने के प्रभाव उलटने लगे। व्हाइट बियर्ड तेजी से अंधेरे और डरावनी हंसी के रूप में काले दाढ़ी ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और उसके पीछे खड़े थे उसकी पूरी टीम, जो अब तक के सबसे खतरनाक राक्षसों और अपराधियों का समूह था। वह आगे बढ़ा। उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि सफेद दाढ़ी अभी भी खड़ा है और उसका शरीर काले दाढ़ी के शैतानी फल का प्रभाव झेल रहा है। बॉनी मुश्किल से अपने प्रभाव को स्थिर कर पाई। डेविल फ्रूट और इसने उसकी सांसें रोक दी। यह एक बेहद खराब मुकाबला था। अगर बोनी ने अपनी क्षमता खो दी तो युद्ध का पूरा तनाव अचानक से आ जाएगा, फिर से उसके शरीर के बूढ़े होते ही व्हाइट बियर्ड की तरफ, और अगर ऐसा होता तो वो उसकी रक्षा नहीं कर पाता। व्हाइट बियर्ड ने फैसला कर लिया। उसने बोनी को पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया, जबकि मार्को को बुलाया। फिनिक्स तेजी से आया और बोनी को पकड़ लिया। व्हाइट बियर्ड ने उसे जल्दी करने और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा। एक सन्नाटा छा गया जब व्हाइट बियर्ड ने फिर से ब्लैक बियर्ड और उसके दल का सामना किया। उसे पता था कि बोनी के डेविल फलों का प्रभाव ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। शायद उसके पास कुछ ही मिनट बचे थे इससे पहले कि उसका शरीर वापस लौट आए, और उसे यह सुनिश्चित करना था कि ब्लैक बियर्ड की अंधकार उसे पकड़ने से पहले ऐसा ना हो। व्हाइट बियर्ड अकेले युद्ध भूमि पर खड़े थे। उनके पैरों के नीचे की जमीन पहचान में ना आने लायक टूट चुकी थी। उनकी सांस भारी चल रही थी, थकान से नहीं बल्कि युद्ध की तीव्र उत्तेजना से। ना उन्होंने दशकों में कभी इतना जीवित महसूस नहीं किया था। गार्प और सेंगोकू ने अपनी सांसें लेने के लिए एक कदम पीछे हट गए, जबकि ब्लैक बियर्ड और उसका दल व्हाइट बियर्ड के करीब आ गए। वह अपने शक्तियों के साथ इसे आसान जीत मानते हुए पागलों की तरह हंस रहा था, लेकिन फिर व्हाइट बियर्ड ने हमला कर दिया। ब्लैक बर्ड के पास प्रतिक्रिया करने का मुश्किल से समय था, इससे पहले कि भूकंप की शक्ति से चलित मुट्ठी उसके पेट में धंस गई। पूरी द्वीप कांप गई जब ब्लैक बर्ड का शरीर युद्ध के मैदान में गुड़िया की तरह फिसल गया। उसका दल तुरंत आगे बढ़ा, लेकिन व्हाइट बर्ड निर्दय था। बर्गेस उस पर झपट पड़े, लेकिन व्हाइट बियर्ड के एक मुक्के ने उसकी छाती को धंसा दिया। लाफिट उसके पीछे से आने की कोशिश की, लेकिन व्हाइट बियर्ड ने अपना बिसेंटो घुमाया, जिससे वह मरीन फोर्ड के अवशेषों में जा गिरा। वैन ऑगर ने निशाना साधा और एक गोली ने व्हाइट बियर्ड के बगल को भेद दिया। शिर्यू ने मौका पाकर उसकी तरफ वार किया, लेकिन व्हाइट बियर्ड ने अपने बिसेंटो से जवाब दिया। वह बदलाव शुरू होने का एहसास कर सकता था। पौनी जा चुकी थी और उसका शरीर वापस अपनी उम्र में बदलने लगा। उसकी जवान उम्र फीकी पड़ रही थी। उसकी शक्ति का सर्वोत्तम समय उसकी पकड़ से फिसल रहा था। उसके पुराने घाव खुल गया एक बार फिर, लेकिन व्हाइट बियर्ड रुका नहीं। उसने पहले ही ब्लैक बियर्ड के कुछ सदस्यों को हटा दिया था। जब ब्लैक बियर्ड ने खुद एक गुरुत्वाकर्षण का ब्लैक होल छोड़ा, युद्ध का मैदान अंदर की ओर धंस गया। जब शुद्ध अंधेरा सब कुछ निकलने की धमकी दे रहा था, व्हाइट बियर्ड ने अपनी टीम, अपने बेटों की ओर देखा। वे जहाज तक पहुंच चुके थे। एक मुस्कान के साथ उसने अपना बिसेंटो जमीन में गाड़ दिया और ऐसी आवाज में जिसे सुनकर आसमान भी कांप गया, उसने घोषणा की, एक अंतिम सत्य। उसने जोर से घोषणा की कि वन पीस मौजूद है, और फिर उसने अपनी मुट्ठी में शेष बची ताकत भर दी और ब्लैक बियर्ड की ओर दौड़ा।
व्हाइट बियर्ड के हाथों से एक अंतिम दुनिया को समाप्त करने वाला भूकंप फूटा जो अंधेरे और खुद ब्लैक बियर्ड को भेदता हुआ निकला। पीड़ा भरी एक भयंकर चीख में ब्लैक बियर्ड का पूरा शरीर चकनाचूर हो गया। प्रभाव से उसका सीना धंस गया। खून रक्त आकाश में उड़ रहा था। वह आदमी जो राजा बनने की महत्वाकांक्षा रखता था, जिसने व्हाइट बियर्ड और उसके दल के साथ विश्वासघात किया था, जिसने सत्ता हासिल करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, अब नहीं रहा। व्हाइट बियर्ड ने उसका बदला ले लिया था। आखिरकार अपनी अंतिम सांस लेते हुए व्हाइट बियर्ड ने दोनों बाहें उठाई और अपनी मुट्ठी को जमीन पर दे मारा। मरीनफोर्ड का द्वीप ढह गया। मरीन का आधार सबसे महान समुद्री डाकू की शक्ति के नीचे धराशायी हो गया। जैसे जैसे लहरें उठी, जैसे जैसे युद्ध क्षेत्र समुद्र में डूब गया, जैसे जैसे उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी, व्हाइट बियर्ड विनाश के बीच खड़ा रहा। उसका शरीर टूट चुका था, फिर भी अडिग था। उसने सब कुछ दे दिया था। उसकी सांस धीमी स्थिर आई जब उसने युद्ध क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। एक आखिरी बार मरीनफोर्ड खंडहर में था जब मरीन भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उसका परिवार सुरक्षित था। उसने थैच का बदला लिया और एस को बचाया, और अब वो बस आराम करना चाहता था। मरीन का एक समय का गर्वित गढ़ मलबे में बदल चुका था। उसकी अंतिम भूकंप के भार के नीचे दबा हुआ। मरीनों को अकल्पनीय नुकसान हुआ था। सकाजुकी ने समुद्र की गहराइयों में डूब गया। किजारू जो अछूती रोशनी थी बुझ चुका था। उसका टूटा हुआ शरीर मलबे में खो गया था। वाइस एडमिरल्स युद्ध भूमि में उनके शरीर मरीनफोर्ड के खंडहरों में बिखरे पड़े थे, बेहोश या उससे भी बुरी स्थिति में। मरीन हारे थे। व्हाइट बियर्ड पायरेट्स ने हालांकि न्यूनतम हानि उठाई थी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जीवित था। जैसे जैसे ज्वार मरीनफोर्ड के अवशेषों को गहराई में खींचने लगी तो व्हाइट बियर्ड पायरेट्स पीछे हट गए। उनके कप्तान गिर चुके थे, लेकिन उनकी विरासत बनी रही। एस मोबिडिक के नए जहाज के मुख्य स्थान पर खड़ा समुद्र की ओर देख रहा था। उसकी यादों में मरीनफोर्ड की घटनाएं जल रही थी। व्हाइट बियर्ड के अंतिम शब्दों का वजन अभी भी उसकी आत्मा पर भारी था। वन पीस मौजूद है और उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। उसने अपनी मुट्ठियों को भींचा दृढ़ संकल्प के साथ। उसके अंदर उभर रही थी, वह अपने पिता की इच्छा को आगे बढ़ाएगा। दुनिया बदल गई थी और मरीन अपनी शक्ति के सबसे निचले स्तर पर थे। अब नए समुद्री डाकू राजा के उदय का समय था, और इस प्रकार दौड़ फिर से शुरू हो गई। अधिक वन पीस वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं।